सो हेलो एंड वेलकम। आपका पार्ट थर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखा होगा। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑन प्लान डेवलपमेंट, कुछ भी हो सकता है। चैप्टर के नाम बदले हुए हैं, दिस ईयर भी बदला था, लास्ट ईयर भी बदला था, तो मैं उसी के हिसाब से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आपको ये समझना है कि आगे वाली वीडियो में क्या कंटिन्यू होने जा रहा है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे रुकी थी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, रिडक्शन या रिड्यूस द रोल ऑफ लैंड ऑनर्स इन द पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोगों को क्लास 12th में बच्चों को ये लगता है कि लैंड रिफॉर्म का मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भूमि सुधार या मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना ही लैंड रिफॉर्म है। और सही मायने में व्हेन आई वाज इन 12th क्लास तो मुझे भी सेम ऐसा ही लगता था। हमारा अगला टॉपिक यही है कि लैंड रिफॉर्म है क्या। लैंड रिफॉर्म के ऊपर हमें सरकार जो है जब पंचवर्षीय योजना बना रही थी तो ऐसे लैंड रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश क्यों करी। तो मैं आपको बता दूं कि अबॉलिश ऑफ जमींदारी सिस्टम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो लैंड रिफॉर्म का एकमात्र जरिया था जिससे ज़मीन जो थी सरकार के पास आ सकती थी। चलिए इसको मोटे मोटे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेसिक्स रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, अगर सपोज मान लो कि किसी व्यक्ति की बहुत बड़ा लैंड उसके पास हमें देखने को मिलता है। सरकार को इन ज़मीनों से टैक्स लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये बड़े बड़े ज़मींदार जो होते हैं ये दूसरी जगहों पे भी ज़मीनों को परचेज़ कर लेते हैं, बट ये अपने नाम पे परचेज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे केस पर दो टाइप की संपत्ति होती है, चल और अचल। तो ये चल संपत्ति वो होती है जिनको सरकार की निगाहों में पता होता है, बट अचल संपत्ति वो संपत्ति होती है जिससे सरकार के बारे में जिसको नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अचल संपत्ति जो है वो हमें इन बड़े बड़े ज़मींदारों की देखने को मिलती है, जो ये अपने कुत्तों के नाम, अपने नौकरों के नाम, अपने नौकरों के भाई सगे संबंधियों के नाम इन प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अब हुआ क्या कि सरकार के पास पहली दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पर नए हॉस्पिटल, नए इंडस्ट्रीज, नए स्कूल, सड़कें, परिवहन, कम्युनिकेशन, तो बहुत सारा कुछ उनको सेटअप करना था। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि ज़मीनों की हमारे पास सही तरीके से क्या कहते हैं अलॉटमेंट नहीं था। और दूसरी बात, बड़े बड़े ज़मींदार बहुत बड़ी बड़ी जागीरें लेके बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ सरकार के लिए खतरा भी था एक तरीके से। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उन्हें डेवलपमेंट भी करना था। और ज़मींदारी सिस्टम के अंदर होता क्या था, ज़मींदार जो होते थे उस टाइम पीरियड पे ज़मींदारी सिस्टम बोल लीजिए, ज़मींदारी व्यवस्था बोल लीजिए या प्रथा बोल लीजिए, इन प्रथाओं में क्या होता था कि इनके अंडर में कोई ना कोई गुलाम जो था बेचारा इनके लिए काम कर रहा होता था। और क्योंकि गुलामी प्रथा तो हमने आज़ादी के टाइम पीरियड पे भी ख़त्म कर दी थी, तो ये बहुत सही समय था 1960s का, जिस टाइम पीरियड पे इन सब पे एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी थी। तो ज़मींदारी प्रथा एक भूमि सुधार से रिलेटेड एक प्रथा थी, जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इस प्रथा को चलाया। रिलीज लैंड फ्रॉम लैंड लॉर्ड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द लैंडलेस पीजेंट। ज़मींदारों के पास जहाँ जहाँ पे ज़मीनें थी उन ज़मीनों को रीलोकेट करा गया, उनको प्रॉपर एक जगह ज़मीनें दी गई और हर किसी ज़मींदारों से कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़मीनों को लिया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सरकार को सड़कें निकालनी हो, हॉस्पिटल, बस स्टैंड या इंडस्ट्रीज़ या कॉलेजेस बनाने हो, तो सरकार को वहाँ से ज़मीनें मिलनी चालू हो गई। आपने पहले सुना होगा चकबंदी इसको कहा जाता था, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या थी, अपर लिमिट ऑन होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड सिक्योरिटी एविडेंस एविक्शन वर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन। कृषि भूमि रखने की ऊपरी सीमा और बेदखली के खिलाफ सुरक्षा को ठीक से लागू नहीं किया गया। इसका कहने का मतलब यही था कि जिस समय भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय इन कानूनों पे फोकस नहीं करा गया होगा, उस टाइम पीरियड पे इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनके एक्सेस पे फोकस नहीं करा गया होगा। दैट इज़ वाई ऐसा कुछ हमें बड़ी बड़ी ज़मींदारी प्रथा देखने को मिल रही होगी। आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ये आप सिंपल शब्दों में इसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है ऑलरेडी सेंटर्ड ऑन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एरिया इन द नॉर्थ इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसके फाउंडर MS स्वामीनाथन है, याद जरूर रखिएगा, राज्यसभा के मेंबर थे ये, और इन्होंने उस टाइम पीरियड पे हरित क्रांति की शुरुआत कर दी। दोस्तों, ये हरित क्रांति होती क्या है, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें। हरित क्रांति सिंपल शब्दों में ऐसी क्रांति है जिसके अंदर फसलों की पैदावार को बढ़ाना है।
मोर एंड मोर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे हमें गेहूं, हमें चावल, छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो हमें बाहर से परचेज करनी पड़ती थी, और हमें बाहर से परचेज ना करनी पड़े इसलिए लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड पर 1960 के दशक में इस ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया गया। कारण सिंपल सा ये था कि हमारे खुद के जो किसान थे इतने बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उसी चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करें। जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है वहाँ के इलाकों में भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात करी जाए, वहाँ के इलाके में भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। तो ये एक अच्छी बात थी, इसलिए हमने शुरुआती समय में उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ठीक है, अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ाना है, अगर आपको अच्छे लेवल पे ग्रीनरी पूरे भारत में फैलानी है, अच्छे लेवल पे गेहूं, चावल, बाजरा या जो भी प्रकार की फसलें होती है, कैश क्रॉप्स होती हैं, वो सब उगाना है, तो सरकार आपको क्या मदद करेगा? सरकार आपको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देगा, जैसे हम HYV सीड्स बोलते हैं। सरकार आपको अच्छी फर्टिलाइजर देगा, खाद देगा सस्ते दामों में। सरकार आपको कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स देगा। सरकार आपको इवन क्या कहते हैं सब्सिडीज पे इरिगेशन फैसिलिटीज देगा, यानी कि सिंचाई की खेती की व्यवस्था देगा, सिंचाई की व्यवस्था देगा। जो आपको गेहूँ है उसको सरकार अच्छी कीमतों पर खरीद लेगा आपसे। तो ये सब था और ये एक अच्छी बात थी, सरकार ने इसकी शुरुआत करी। क्लास 12 के अंदर ये चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी आता है आपके कि ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए। लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, क्या किया गया है इसके अंदर। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो आप जब डीपली पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब सरकार ने सिर्फ यही नहीं करा, सरकार ने लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन जो गरीबों के बारे में सोचते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस करा। सरकार ने मिडिल क्लास जो है उस पर फोकस करा। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि गरीब जो लोग थे, जो क्या कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रभावित हो रहे थे, उन लोगों ने ये कहा कि यार ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा तो ज़्यादातर रिच किसान को ही हो पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा ज़्यादातर उन इलाकों में हो पाया जहाँ पे गेहूँ अच्छा हो रहा था, ज़्यादातर उन इलाकों में हो पाया जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी थी। हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ की जितनी स्टेट्स थी वहीं हो पाया। साउथ के पास तक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हो ही नहीं पाया। ये लोगों ने इसकी बुराइयां बताई, लेकिन आपको बता दो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इन सब पे फोकस करा। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्राउन, गोल्डन, गोल्डन फाइबर, ग्रीन, ग्रे, पिंक, रेड, राउंड, सिल्वर, सिल्वर फाइबर, वाइट एंड येलो, इन सब ने हमने ये सारी क्रांति चलाई ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ। ग्रीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फसलों की पैदावार को बढ़ाना था, लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया और व्हाइट रेवोल्यूशन था आपका श्वेत क्रांति। इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर शुरुआती समय में जर्सी भैंसें नहीं होती थी, दूध बाहर की कंट्री से इंपोर्ट आके भारत की कंट्री में आता था, उसके बाद बिकता था। पर रेफ्रिजरेटर भी हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं था कि हम दूध की चाय को पी सकें। तो हमारे गांव के अंदर जहाँ पे लोगों के पास भैंस, गाय, बैल ये सब होता था, तो लोग उनसे ही एक्सेस कर पाते थे। अब जीवन जीने के लिए लोगों के पास एक ऑप्शन आया, लोगों ने कहा कि ठीक है गाय से दूध निकाल के आसपास के मार्केट में बेच दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दूध नहीं बिक पाएगा तो उनका दूध पूरा खराब भी हो जाता था। तो जिनकी माँ, जैसे कोई बंदा है, मान लो कि वो बेचारा सुबह दूध निकालता है, साइकिल से बेचने जाता है और वो बिकता है तो बिकता, नहीं बिकता तो बेचारे को सारा का सारा दूध जो है वो फेंकना पड़ जाता है। बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो फेंकना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर कई सालों से चलता आ रहा था। ये थी श्वेत क्रांति के बारे में छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन इसके अंदर एक लूप होल था। अब कितने सारे लोग हैं जो दूध बेच रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जिनका दूध खराब हो रहा है, कितने सारे लोग हैं जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इस काम में लगे पड़े लेकिन पूरा मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए एक व्यक्ति आए और उनको कहा जाता है वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन बॉम्बे, मद्रास में पैदा हुए थे और इन्होंने गुजरात के अंदर ये क्रांति निकाली। इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक इन्हें ही बोला जाता है। इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई जिन्हें हम अमूल बोलते हैं, और आपको पता होगा अमूल दूध पीता है इंडिया, सभी हम जानते हैं। यूनिक पैटर्न जो है इन्होंने निकाला लोगों के लिए, और इन्होंने जो भी गांव के पुअर इलाके और जो भी रूरल डेवलपमेंट के इलाके उनको डेवलप करने के लिए एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या बनाया? उन्होंने कहा कि अमूल जो दूध है वो ऑफकोर्स सारे जो भाई बहन जो भी गाँव के अंदर दूध निकाल रहे हैं वो सारे का सारा दूध हमें बेच सकते हैं। हम उसी दूध से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों को सस्ता मिल सके। तो मतलब एक प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए वर्गीस कुरियन ने इतना बड़ा स्टेप लिया और फाइनली ये चीज़ हमें सामने देखने को मिली। तो हम क्या करते हैं, हमने ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू करा। हमने सभी जो भी मिल्क प्रोडक्शन करता है मिडिल मैन, उनके प्रोडक्ट का बोला कि आप रेगुलर हमें दूध दीजिए, आपको आपका रेगुलर इनकम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कहते हैं कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। गाँव जैसे इलाकों में क्या होता है, एक बूथ होता है जहाँ पे जाके सारा का सारा दूध इकट्ठा होता है।
उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। वो क्वालिटी चेक होने के बाद दूध इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद उसका एक स्लिप मिल जाता है उस बंदे को, उसको कहीं और बेचने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने वो दूध खरीदा है उसके पास उससे बड़े डीलर आते हैं और सारा का सारा दूध उसका खरीद के लेके चले जाते हैं। तो जिसने बूथ बनाया दूध के लिए उसको भी दिक्कत नहीं हुई, और जिसने दूध बेचा उसका भी दूध पूरा का पूरा बिक गया, और जो भर के टम्पू में वो इनके पास पहुंच गया। आज के डेट में मिल्क मैन ऑफ इंडिया ने बनाया था अमूल, लेकिन अमूल पहले सरकारी कंपनी थी, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। दूसरी डेवलपमेंट सरकार ने बाद में करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर बैंकों का नेशनलाइज जब हम आगे पढ़ेंगे। प्रो पुअर पुलिस वर अनाउंस्ड, यानी कि समर्थक गरीब पुलिस की घोषणा, इसकी शुरुआत करी गई। स्ट्रेस ऑन सोशलिस्ट पैटर्न, सामाजिक तनाव पे, सामाजिक पैटर्न पर तनाव, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन अटेंड। ये है वो कि आने वाले जब चैप्टर्स कंटिन्यू पढ़ोगे आप तो आप इन सब में देखोगे कि आने वाली सरकार जो 1970 से लेके लगभग 2000 के बीच में आई थी, उन्होंने इन सारी पॉलिसीज पे फोकस करा। ओके, ये आप देखोगे। जबकि ये जो हमने पहले पढ़ा वो 1960 के दशक की पॉलिसीज थी, जो 5 ईयर प्लान के साथ साथ चलती रही, जो समाज को डेवलप करने के लिए ज़रूरी थी। मेन प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी की यही है कि इसका स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ था उस टाइम पीरियड पे, करप्शन बहुत ज़्यादा था, ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और ऑफकोर्स लोगों का जो भरोसा था वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर से उठ गया था। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही था, और आई होप दैट आपको ये थर्ड चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।